हेलो बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का फर्स्ट वाला टॉपिक जो है आपका ईयू इट मींस की यूरोपियन यूनियन उसे कंप्लीट किया था। हमारा आज का टॉपिक है आसियान। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो बच्चों, आसियान जिसका पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है आसियान, जिसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन भी हम देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। देखो, आसियान को बोला जाता है ASEAN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? असो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, देखो, ASEAN। ओके, तो ये होता है हमारा आसियान का फुल फॉर्म, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर वाइज। दुनिया के नक्शे पर अगर हम नजर डालें तो आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके बाद? एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत इस क्षेत्र ने चुकाई थी। ठीक है, ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? ये बात हो रही है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की। ठीक है, और इसमें एक लाइन आई है कि ये जो क्षेत्र है, ये एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। ठीक है, जापानी तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जापान एक कंट्री है, लेकिन यूरोपीय शक्ति कौन कौन सी थी? ठीक है बच्चों, तो इसमें आप नोट करो ये कौन कौन सी शक्तियां हैं। ये है फर्स्ट फ्रांस, दूसरी है ब्रिटेन और डच एंड पुर्तगाल। ठीक है, इन यूरोपीय शक्तियों, इन यूरोपीय उपनिवेशवाद का ये जो क्षेत्र है, ये जो हिस्सा है, ये इसका शिकार हुआ। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। ठीक है, और इसमें जो है अमेरिका द्वारा एक सैन्य संगठन का भी यहाँ पर एक निर्माण किया गया था, जिसे कि सीटो बोलते हैं। ठीक है, देखो, किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव भी इसे झेलना पड़ा था और अमेरिकी गुट के द्वारा यहाँ पर सीटो जो सैन्य संधि थी इसकी स्थापना की गई थी इन 1954 में। ठीक है, टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिणी पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के जो प्रयास हैं वो अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। ठीक है, ये आसियान का झंडा है। 1967 में इस क्षेत्र के जो 5 देश जो कि इसके संस्थापक देश भी माने जाते हैं, इन्होंने बैंकॉक घोषणा पत्र, इस बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ठीक है, ये देश कौन से थे जो कि इसके संस्थापक देश हैं? ये हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इसके अलावा ये थे हमारा फिलीपींस,
ये हो गया फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया है इसके फर्स्ट, इसका संस्थापक, पहले नंबर का कंट्री। सेकंड नंबर मलेशिया, थर्ड है इसका फिलीपींस, फोर्थ है सिंगापुर और फिफ्थ है कंट्री थाईलैंड। ये आसियान के जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं। आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आसियान के उद्देश्य क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था। कानून के शासन, ये इसका सेकंड वाला उद्देश्य है कि कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदे, कायदे क्या होते हैं? नियम, नियमों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। अब ये आगे क्या कह रहा है कि बाद के वर्षों में इसके कुछ नए मेंबर भी बने, क्योंकि करंट में जो आसियान के टोटल इसके मेंबर कंट्रीज, टोटल इसके सदस्य 10 है। ठीक है, तो 5 सदस्य तो हमारे संस्थापक सदस्य हो गए। ठीक है, फिर हमारा जो ये सिक्स नंबर का सदस्य है ये है ब्रुनेई दारुसलाम। 7th नंबर का है हमारा वियतनाम, 8th नंबर का है लाओस, 9th नंबर का है म्यांमार और 10th नंबर का है हमारा कंबोडिया। ठीक है, थोड़ा इसमें और देख लेते हैं कि बच्चों ये जो कंट्रीज हैं ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस, ये किस ईयर में, किस साल में आसियान से जुड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम ब्रुनेई पे। जो ब्रुनेई कंट्री है ये 1984, 1984 में आसियान की सदस्य बनी। जो वियतनाम है ये बनी 1995 में, 1995 में। जो लाओस है ये बना इन 1997 में। लाओस प्लस म्यांमार, ये दोनों जो कंट्रीज थी ये 1997 में आसियान की मेंबर कंट्री बनी। ठीक है, और लास्ट में जो ये कंबोडिया है ये इसका सदस्य बना 1999 में। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 10। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। इसने क्या किया? इसने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण इसने पेश किया। पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसकी इस शैली को कहा जाता है आसियान शैली। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। ठीक है, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब और सामाजिक दायरे से इसे ज्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, 2003 में इसने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नाम से 3 स्तंभों के आधार पर एक आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो कि कुछ हद तक यूरोपीय संघ से ही मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, जिसका काम क्या है? देखो सुरक्षा वर्ड आ गया है तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी के रीजन से जो सुरक्षा संबंधी जितने भी मामले होंगे उसको निपटाने का काम इसका होगा। ठीक है, तो आसियान जो सुरक्षा समुदाय है वो क्षेत्रीय विवादों को, जो भी इसके क्षेत्रीय विवाद हैं इनके देशों के बीच में, ठीक है, उनको सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की है। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में एक आसियान क्षेत्रीय मंच, ठीक है, आसियान रीजनल फोरम की स्थापना भी की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था। इंपॉर्टेंट है ये लाइन।
ये एक आर्थिक संगठन था बुनियादी रूप से, और वह ऐसा ही बना रहा। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका जो गठन है वो किया गया था स्पेशली आर्थिक संगठन के तौर पे, और वो अभी तक एक आर्थिक संगठन ही बना रहा है। इसने यूरोपीय संघ की तरह खुद की एक पार्लियामेंट बनाने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है, कि भाई हमारा एक झंडा होगा, हमारा एक गान होगा, ठीक है, हमारी एक मुद्रा होगी। ऐसा कुछ भी आसियान संगठन ने नहीं किया है। आगे देखते हैं। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका जो विकास है वो इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का जो उद्देश्य है वो आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना और इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है, ठीक है। ये इस आर्थिक समुदाय का कार्य है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए भी बनी मौजूदा जो व्यवस्था है उसको भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में भी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र एफटीए बनाने पर भी ध्यान दिया है, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की जो पहल है वो अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। तो इसी से पता चल रहा है कि भाई ये जो संगठन है, ठीक है, ये कितना ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके जो विजन है वो दस्तावेज 2020 में, ठीक है, दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को भी प्रमुखता इसमें दी गई है। आसियान के द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आसियान के जो 10 जो कंट्रीज हैं इनके बीच में आपसी कोई विवाद नहीं थे, आपसी टकराव नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, टकराव की जगह इन्होंने बातचीत को बढ़ावा देकर अपने विवादों को हल किया है, ठीक है। अब कौन कौन से विवाद थे देखते हैं हम आगे। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। भाई ये कंबोडिया का टकराव क्या था भाई, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, देखो कंबोडिया में एक ऐतिहासिक एक मंदिर था। तो क्या हुआ, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, ठीक है, इस ऐतिहासिक मंदिर को लेकर विवाद था। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मंदिर है ये एक ऐतिहासिक शिव मंदिर था, और ये जो मंदिर है ये विश्व विरासत सूची में आने के इसके पूरे चांसेस थे, ठीक है। विश्व जो विश्व धरोहर स्थल होता है, ठीक है। हम्म, विश्व धरोहर स्थल में यह जो मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता था। इसलिए आसियान के जो दो देश हैं मुख्य, कंबोडिया और थाईलैंड, इन दोनों के बीच में टकराव चल रहा था, ठीक है। तो इस आसियान जो संघ है, इस संगठन ने इस टकराव को आपसी बातचीत के द्वारा इसे समाप्त किया, ठीक है। इसी तरह दूसरा संकट क्या है भाई, दूसरा संकट है पूर्वी तिमोर का संकट। ये संकट क्या था भाई, देखो बच्चों, ये जो पूर्वी तिमोर है ये पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, इसकी एक कॉलोनी थी, ठीक है। फिर जब 1975 में पुर्तगाल जो है
ये इसे स्वतंत्र करके चला गया। यहाँ पुर्तगाल ने यहाँ से अपने इसे अपना एज ए जो उपनिवेश जो स्थापित कर रखा था वो पुर्तगाल ने इस पर से हटा दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, तो फिर 1975 में पूर्वी तिमोर ने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1975 ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और कौन किसने इसे उपनिवेश बना रखा था, वो था पुर्तगाल। ठीक है, तो 1975 में 1975 में पुर्तगाल ने क्योंकि अपनी कॉलोनी यहाँ पे त्याग दी थी, ठीक है, इसे स्वतंत्र कर दिया। तो पुर्तगाल के यहाँ से हटते ही पूर्वी तिमोर ने क्या किया कि भाई अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, कि अब हम स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके एक साल बाद ही जो इंडोनेशिया है, इसके पास का ही एक देश, उसने क्या किया, इस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस संकट को भी सॉल्व किया गया आसियान संगठन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन जो है वो आसियान के द्वारा किया जा रहा है। आसियान की जो मौजूदा आर्थिक शक्ति, खास तौर से भारत और चीन जैसे जो विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों में उसकी जो प्रासंगिकता है, उसने इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया है। ठीक है, क्यों, भारत और चीन दोनों ही इसके साथ में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए सभी के लिए ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया कि भाई ऐसा क्या है इस क्षेत्र में। ठीक है, शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त क्षेत्र व्यवस्था भी लागू हुई। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है भाई, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हम जब आपस में व्यापार करेंगे तो जो टैक्स है, ठीक है, वो हम कम से कम रखेंगे, कर को हम कम से कम रखेंगे जब हम एक दूसरे देश में आपसी व्यापार करेंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है मुक्त व्यापार क्षेत्र। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, भागीदारी सदस्यों और जो बाकी गैर क्षेत्रीय सदस्यों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा के लिए एक राजनीतिक मंच भी उपलब्ध कराता है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो प्रमुख 10 देश हैं वो इसमें शामिल है। इसके अलावा जो और भी देश हैं, कौन कौन से, अमेरिका, चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, सभी देश इसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हुआ आसियान का आज टॉपिक खत्म। देखो इसमें कुछ और भी, इसमें कुछ कार्टून्स आए हैं, उनको देखते हैं। ये हमारा पूरा पोर्शन है दक्षिणी पूर्वी एशियाई का। ठीक है, ये है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, कौन कौन से देश हैं भाई, देखो म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, ब्रुनेई दारुसलाम हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, ये सभी तो है आसियान के सदस्य। ठीक है, तो आपसे वर्ल्ड के मैप में देखो, ये क्वेश्चन आपके ऐसे आ सकता है कि आपको वर्ल्ड का मैप दे दिया जाएगा या फिर पर्टिकुलर इस एरिया का ही आपको मैप दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कंट्री जो है कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखो
ये जो है आसियान का झंडा है, आसियान का झंडा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में ये धान क्या होता है, चावल, धान की 10 बालियां दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। ये जो व्रत है, ये जो व्रत है, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। देखो बच्चों, यहाँ ऊपर बताया गया है कि भाई भारत ने जो है एक बहुत टाइम पीरियड तक ये जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब भारत ने जो है अपनी पॉलिसी चेंज करी है। तो भाई ये जो कार्टून है ये हमें क्या बता रहा है, देखो अब नीचे पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत ने 1991 से लुक ईस्ट, मतलब पूर्व की ओर देखो, ठीक है, 1991 से लुक ईस्ट, और 2014 से 2014 से एक्ट ईस्ट। यहाँ तो कह रहा है लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, यहाँ क्या कह रहा है 2014 से एक्ट ईस्ट, कि भाई काम भी करो वहां पर, ठीक है, इसकी नीति अपनाई। इससे क्या हुआ कि पूर्वी एशिया के जो देश हैं, ठीक है, आसियान के अलावा कौन कौन से हैं भाई, चीन है, जापान है और दक्षिणी कोरिया है, इनसे भारत के आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब देखो इस कार्टून को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये कौन है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो ये जो व्यक्ति है ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब आप ये देखो नीचे, इसमें ये कहा है नीचे कि भारत ने 1991 में, ठीक है, 1991 में अपनी जो है लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत की थी, जिसे कहा जाता है पूर्व की ओर देखो। तो भाई ये 1991 में ही ऐसा क्या हो गया था कि भाई उससे पहले भारत को जरूरत ही नहीं पड़ी इस तरफ देखने की। ठीक है, तो आप लोग अपना पीछे कुछ रिमाइंड करो कि भाई 1991 में क्या हुआ था। ठीक है, तो बच्चों आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि 1991 में जो है यूएसएसआर का विघटन हुआ था। ठीक है, तो भाई यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो आपको ये भी पता है कि जो भारत है उसकी अगर हम स्थिति देखें, लोकेशन देखें सोवियत संघ के सापेक्ष, तो सोवियत संघ जो है भारत के बहुत ही पास स्थित है अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से। ठीक है, तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। अब विश्व में जो दो महाशक्ति थी, जो दो ध्रुव थे, वो अब वो व्यवस्था खत्म हो गई। अब एक ही ध्रुव रह गया। ठीक है, कौन सा था? वो अमेरिका था। और अमेरिका ने कौन सी नीति चलाई थी? अमेरिका ने चलाई थी एलपीजी की नीति। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन। ठीक है, जिसे बोला जाता है उदारीकरण, मतलब नियमों को ढील दे दो और व्यापार करो आपस में। ठीक है, दूसरा पी, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, इट मींस की निजीकरण। और जी फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन, जिसे बोला जाता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो जो अब जो हमारा एकमात्र जो विश्व की शक्ति रह गई थी अमेरिका, उसके द्वारा इन तीन जो पॉलिसीज हैं एलपीजी, इसको प्रमोट किया जाने लगा। ठीक है, अब भारत को ये लगा कि भाई मेरा जो साथी है यूएसएसआर, जो कि भारत को हमेशा हर मामले में मदद करता था, ठीक है, उसका तो हो गया विघटन। तो अब क्या करे भारत? लेकिन भारत को अपना विकास तो करना ही था। तो ठीक है, तो इससे क्या कहा, क्या किया भारत ने कि भाई भारत को अपने विकास के लिए वित्त की तो जरूरत थी, क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशन तो भारत की तब तक नहीं थी। तो भारत ने क्या किया कि पश्चिम के देशों पर अपनी निर्भरता कम करने और इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, और पूर्वी एशियाई देशों के साथ में भारत ने बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों का विस्तार देने के लिए अपनी इस पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है, कौन सी नीति? जिसे हम बोलते हैं लुक ईस्ट,
जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, तो भारत ने अपनी इस नीति पर ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश थे पूर्व में? ठीक है, एक तो थे हमारे आसियान के देश, दक्षिणी पूर्वी देश। ठीक है, दूसरा थे कौन? हमारा था जापान। ठीक है, साउथ कोरिया और चाइना। ठीक है, चाइना को अगर हम छोड़ दें तो इन सारे देशों के साथ हमें वर्तमान में हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, तो भाई 1991 में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाने का क्या मतलब रीजन था? क्योंकि मनमोहन सिंह आपको पता है कि हमारी यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है, 2004 में ये हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने कंटिन्यू अपने दो कार्यकाल, दो टेन्योर एज अ प्रधानमंत्री भारत में पूरे किए हैं। लेकिन भाई यहाँ तो बात जो हो रही है 1991 की, ठीक है, 2004 की थोड़ी ना हो रही है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1991 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिंहा राव। ठीक है, उन्हीं की गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री ये जो हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो उस टाइम क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, और एक वित्त मंत्री का काम ही होता है कि भाई अब भारत कौन सी पॉलिसी चलाएगा, ठीक है, अपने आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप सो कि अब आपको ये कार्टून जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब हम ये और देख लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है कि भारत आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन हुआ है 2018 में। ठीक है, 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करते हुए आसियान के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, आसियान के जो 10 देश हैं, ठीक है, उनके साथ ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये खड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं आसियान के जो 10 देश हैं उनके प्रमुख। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है आसियान ये यहाँ कंप्लीट होता है। आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है इस टॉपिक में तो आप अपने कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा चीन। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र चीन भी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।